हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आवर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं द हिंदू ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा द इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होंगे हमारे एग्जाम की दृष्टि से उसके बारे में। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले न्यूज़ है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में शिकारियों ने बिमल कुमार जेना नामक फॉरेस्ट गार्ड की हत्या कर दी। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है कि ये कुछ शिकारी थे, कुछ ग्रुप था उनका, कुछ कई लोगों का, वो सब गए हुए थे शिकार करने। तो उन्होंने जो वहाँ फॉरेस्ट गार्ड था, जिस फॉरेस्ट गार्ड ने उनको रोकने की कोशिश की, उसकी हत्या कर दी उन लोगों ने। इससे आइए जान लेते हैं थोड़ा सा सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में। तो ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। इसमें 3 संरक्षित क्षेत्र शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? तो पहला सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, दूसरा हो गया हथगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, तीसरा है कुलडीहा वन्य जीव अभ्यारण्य। इसके नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, सिमलीपाल नाम कैसे पड़ा इसका? तो इस क्षेत्र में एक लाल रेशमी कपास का पेड़ है, उसकी प्रचुरता पाई जाती है, इसी के नाम पे इसका सिमलीपाल नाम पड़ा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो 2009 से यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क का हिस्सा रहा है। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है, यहाँ पे गहरे रंग वाले रॉयल बंगाल टाइगर मिलते हैं और ये विश्व में एकमात्र ऐसा स्थल है, विश्व में एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ गहरे रंग वाले रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। हाउ ए टेम्परेचर राइज ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस इम्पैक्ट बिलियंस। इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पे है। 2 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि कैसे करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रभावित करेगा। एक्चुअली नेचर सस्टेनेबिलिटी जनरल नामक एक रिपोर्ट आई है, नेचर सस्टेनेबिलिटी जनरल, जिसमें कुछ आंकड़े दिए गए हैं, कुछ बातें बताई गई हैं। तो इसमें बताया गया कि अगर जलवायु संबंधित जो नीतियाँ हैं, अगर वो ऐसे ही रहेंगे जैसे वर्तमान में है, तो इस सदी के अंत तक लगभग 2 बिलियन लोग खतरनाक गर्मी की स्थिति में रहेंगे, जिसको हीट वेव बोलते हैं ना। इतना ज़्यादा गर्मी आप लोग खुद ही देख रहे होंगे, इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो लगभग 2 बिलियन लोग, 2 बिलियन कितना होता है करोड़ में, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 2 बिलियन लोग कितना होता है? सॉरी, मैंने लिख दिया था, लेकिन 2 बिलियन लोग कितना होते हैं ये आप करोड़ में बताएंगे कमेंट करके। ये अनुमान जो है, यानी 2 बिलियन लोग कितने होंगे, तो वैश्विक आबादी की लगभग 33% है। यूके के एक्सटर विश्वविद्यालय और चीन में जो स्थित है नानजिंग विश्वविद्यालय, इन लोगों ने पहले ही शोध किया था। तो इन लोगों ने बताया था कि 60 मिलियन लोग पहले से ही खतरनाक गर्मी के स्तर के संपर्क में रह रहे हैं, जो औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस या 84.2 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक है। यानी यूके के एक्सेटर विश्वविद्यालय और चीन में नानजिंग विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जो शोध किया था, उसमें ये बताया गया था कि 60 मिलियन लोग पहले से ही अत्यधिक गर्मी वाले माहौल में रहते हैं। अध्ययन में पाया कि पेरिस समझौते के अनुसार तापमान को पूरा, यानी ये अध्ययन ये बता रहा है कि अगर जो पेरिस समझौता हुआ था 2015 में, उसमें कहा गया था कि तापमान वृद्धि को 1.5 यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस पूरा औद्योगिक स्तर तक रखना है। पूरा औद्योगिक स्तर क्या है? ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हो रहा था यूके में, बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो रहे थे, उसके पहले जो तापमान था उससे जो वृद्धि हुई वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, पेरिस समझौता कह रहा था। तो ये शोध ये बता रहा है कि अगर इतना भी रहता है, पेरिस समझौते के हिसाब से भी चलते हैं, उससे कम भी रखते हैं, तब भी इस सदी के अंत तक लगभग 400 मिलियन लोग ऐसे होंगे जो खतरनाक गर्मी के स्तर का सामना करेंगे, यानी बहुत खतरनाक वाली गर्मी को फील करेंगे। अधिक तापमान मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव कैसे डालता है, यानी जो गर्मी बढ़ेगी इसका मानव स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार अत्यधिक गर्मी कई प्रकार की बीमारियों को जन्म देती है, जिसमें हीट स्ट्रोक तथा हाइपरथर्मिया भी शामिल है। और इसका परिणाम ये हो सकता है, इसका शिकार ये हो सकता है कि इंसान की मृत्यु हो सकती है। अभी कई सारे केस आए थे कि यूरोप में और भी कई जगह हीट वेव की वजह से लोगों की मौत हो रही है। जम्मू कश्मीर से भी एक केस ऐसा निकल के आया था। ये बहुत सोचने वाली बात है कि जहाँ पे बर्फ़ है इतनी सारी, वहाँ पे भी हीट वेव जैसी कंडीशन बन जा रही है। तो इसकी वजह वही है कार्बन उत्सर्जन। जितना कार्बन उत्सर्जन होता है उतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, जिस वजह से हीट वेव बढ़ रही है और भी अन्य घटनाएं बढ़ रही हैं। अगर तापमान में वृद्धि होती तो क्या ये पुरानी बीमारियों को फिर से उबार सकते हैं? यानी अगर पहले मुझे कोई बीमारी थी तो फिर से आ सकती है ठीक होने के बाद भी। और अप्रत्यक्ष रूप से तापमान वृद्धि रोग संचरण में सहायक हो सकता है, वायु गुणवत्ता को खराब कर सकता है और नाजुक आधारभूत संरचना जो है उस पर भी प्रभाव डाल सकता है। तापमान वृद्धि के प्रति जो है कौन कौन से लोग ज़्यादा संवेदनशील हैं? तो बुजुर्ग हो गए,
शिशु और बच्चे हो गए, ये नवजात शिशु है, शिशु से मतलब नवजात शिशु। गर्भवती महिलाएं हो गई, बाहर काम करने वाले लोग जैसे मजदूर होते हैं, दिहाड़ी मजदूर या कंस्ट्रक्शन में जो काम करते हैं, और शारीरिक श्रम करने वाले लोग हो गए, एथलीट हो गए। जैसे आप देखते हैं कि इन लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ती है कई कई घंटों तक, तो इन लोग के ऊपर कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। और अगर नेक्स्ट पॉइंट है इस रिपोर्ट का कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि अगर होती है तो भारत, सूडान और नाइजर, इनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ये लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे इससे। लेकिन अगर तापमान वृद्धि 2.7 डिग्री सेल्सियस इससे ज़्यादा की होती है तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो पड़ेगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो फिलीपींस पे, पाकिस्तान पे और नाइजीरिया जैसे देशों पे पड़ेगा। आइए रिपोर्ट से जुड़े कुछ और अन्य पहलुओं पे बात करते हैं। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि अत्यधिक गर्मी से कैसे बचा जा सकता है। अत्यधिक गर्मी से कैसे बचा जा सकता है, तो पिछले दिनों से पता चलता है कि ऊष्मद्वीप प्रभाव क्या है। एक्चुअली होता है ये, जैसे ये सिटी हो गई, आसपास का ये इलाका हो गया, ये गांव ही मान लो या छोटी सिटी मान लो, तो ये वाली जो सिटी है ये अन्य की तुलना में ज़्यादा गर्म हो जाती है कई कारणों से। अब यहाँ पे उद्योग भी हो सकते हैं, वाहन भी हो सकते हैं, कई कारणों की वजह से ये वाली सिटी जो है आसपास के क्षेत्रों से ज़्यादा गर्म हो जाती है। यहाँ पे तापमान हमेशा इनसे ज़्यादा रहता है, तो इसको ऊष्मद्वीप कहा जाता है, इसको ऊष्मद्वीप प्रभाव कहा जाता है। ऊष्मद्वीप प्रभाव के कारण शहर इस तरह के खतरनाक तापमान वृद्धि के लिए विशेष रूप से कमज़ोर है। यानी इसी ऊष्मद्वीप प्रभाव के कारण शहर जो है अत्यधिक संवेदनशील हैं इस तापमान वृद्धि के लिए। और जो है इमारतें, सड़कें और बुनियादी ढांचे प्राकृतिक वातावरण जैसे जंगलों और जल निकायों की तुलना में सूर्य की गर्मी को अधिक अवशोषित और विकीर्ण करते हैं। यानी कि जो इमारतें बनती हैं शहरों में, सड़कें हो गई, ये सारी चीज़ें जो है सौर की जो विकिरण आती है, सौर की रोशनी आती है, उसको ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं, उसको ज़्यादा सोखते हैं, जिस वजह से इसको निकालते भी ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। कुछ शहर तो ऐसे हैं या कई बार ऐसी कंडीशन देखी गई जहाँ 15 डिग्री सेल्सियस इससे भी ज़्यादा की वृद्धि देखी गई है। ये सोचने वाली बात है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपरिहार्य तापमान वृद्धि से निपटने के लिए दुनिया भर के शहर। ये यार एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है और सोचने वाली बात भी है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हंसी मजाक में बता देते थे, हम आज उसको देखिए वो एक जॉब हो गई है। जैसे अक्सर हमसे कहा जाता है पेड़ पौधे लगाओ, फालतू में पानी खर्च मत करो, बिजली फालतू की खर्च मत करो, ये सारी चीज़ें ऐसे ही हम लोग को बताई जाती थी। आज वही सारी चीज़ें बताने के लिए एक नई पोस्ट क्रिएट करनी पड़ रही है, इसका नाम है मुख्य ताप अधिकारी। ये यूरोप, अमेरिका, इन सारी जगहों पे जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे तापमान वृद्धि ज़्यादा हो रही है, ये लोग मुख्य ताप अधिकारी नाम से एक नई पोस्ट क्रिएट किए हैं, जो ये बताता है कि शहरों को या अपने क्षेत्र को कैसे तापमान वृद्धि रोकी जाए या कैसे वहाँ को थोड़ा सा ठंडा रखा जाए। इसी प्रकार के मुख्य ताप अधिकारी हैं एक क्रिस्टीना हुइदोब्रो हैं, जो चिली की राजधानी सेंटियागो में इस पद पे हैं। ये मार्च 2022 में इस पद पर गई थी सेंटियागो में। इनसे बात करते हुए ये सब रिपोर्ट में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। इन्होंने बताया कि ये कैसे इस चीज़ को से लड़ेंगे, तो इन्होंने बताया कि इसके लिए 3 आयामी रणनीति का पालन करते हैं, जिसमें पहले तैयारी, दूसरा जागरूकता और तीसरा अनुकूलन। इन 3 आधार पे ये तापमान वृद्धि से निपटने का प्रयास करते हैं। इसमें पहले पॉइंट हो गया तैयारी। तैयारी क्या है, तो अन्य प्राकृतिक आपदाओं की तरह जैसे बाढ़, चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी, इनकी तरह जो हीट वेव है या जो गर्मी है, गर्मी की लहरों को भी वर्गीकृत करें कि कौन से जोन में, फर्स्ट जोन, थर्ड जोन, इस तरीके का जोन बांट दें, या कौन सा ज़्यादा खतरनाक है, कम खतरनाक है, मध्यम, इस तरीके का इसको वर्गीकृत करना। या एक निश्चित शहर की प्रतिक्रिया को ट्रिगर करने के लिए एक चेतावनी सीमा स्थापित करना। यानी किसी निश्चित क्षेत्र या किसी निश्चित शहर है, कोई मान लीजिए ए नाम से शहर है, तो इसके लिए इसको ट्रिगर करने के लिए, इसको सही करने के लिए इसकी चेतावनी सीमा कर दे कि अगर यहाँ पे 23 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान हुआ तो ये हीट वेव माना जाएगा। इस तरीके से एक फिक्स सीमा यहाँ पे रख दी जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका क्या कर रहा है इस विषय में, तो पिछले कई अध्ययनों में पाया गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हर साल गर्मी से 12,000 लोग समय से पहले मर जाते हैं। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, 12,000 लोग ऐसे हैं जो गर्मी की वजह से मर जा रहे हैं, प्रीमेच्योर डेथ, समय से पहले ही। अभी उनकी मृत्यु के समय नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी सिर्फ गर्मी की वजह से मर रहे हैं। तो ये अत्यंत ही चिंतनीय विषय है। फिनिक्स
मियामी और लॉस एंजल्स में अब तक 3 मुख्य ताप अधिकारी नियुक्त हैं। यानी अमेरिका जो है यूएस से, इसने फिनिक्स, मियामी और लॉस एंजल्स शहर में अब तक 3 मुख्य ताप अधिकारी नियुक्त हैं। लॉस एंजल्स के कैलिफोर्निया शहर, ये कैलिफोर्निया में बहुत ज़्यादा तापमान रहता है यार। यहाँ पे शायद विश्व का सबसे ज़्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया है क्या, चेक करना ज़रा इसको, तो बताना कमेंट बॉक्स में। कैलिफोर्निया शहर में हाल ही में उच्च जोखिम वाले समुदायों में नवीनीकरण द्वारा संचालित छाया शीतलन के साथ अधिक लचीलापन केंद्र बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। यानी कैलिफोर्निया शहर में नवीनीकरण का द्वारा छाया और शीतलन के साथ साथ लचीलापन केंद्र बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया गया है। इसके पहले से मुख्य रूप से पुस्तकालय में शीतलन केंद्रों के नेटवर्क है। कैलिफोर्निया में जो पुस्तकालय हैं, लाइब्रेरी, उसमें शीतलन केंद्र बनाए गए हैं ताकि अगर लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही तो वहाँ के रेस्ट कर लें, वहाँ पे रिलैक्स कर लें। फिनिक्स जो कि सोनोरन रेगिस्तान के बीच में बसा एक शहर है, वो कई अनुकूलन नीतियों पर काम कर रहा है, जिसमें से एक है विशेष सीलेंट के साथ कूलिंग फुटपाथ बनाना। इससे क्या होता है सीलेंट से, तो सीलेंट जो है रास्तों को कई डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर देता है और रात की हवा को ठंडा रखता है। फ्लोरिडा में मियामी शहर प्रमुख शहरी वृक्षारोपण अभियानों की योजना बना रहा है। यानी यहाँ पे वृक्षारोपण की योजना चल रही है। मिला जुला के ज़्यादातर फोकस सब वृक्ष पे ही दे रहे हैं। ये जो थे मुख्य ताप अधिकारी चिली के सेंटियागो वाले, क्रिस्टीना करके, वो भी इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि बार बार पौधे लगा। हाँ, इसकी एक लिमिटेशन ये है कि पौधे तुरंत से तो छाया देने नहीं लग जाएंगे, उसमें समय लगता है। आइए अपने पॉइंट पे आते हैं। शहरी वृक्षारोपण अभियानों की योजना बना रहा है और कम आय वाले परिवारों के ऊर्जा बिलों को कवर करने में मदद करने के लिए वित्तीय सहायता भी दे रहा है। फ्लोरिडा जो है वो कम आय वाले जो लोग हैं, जो गरीब परिवार हैं वहाँ के, उनको वित्तीय सहायता भी दे रहा है। सार्वजनिक आवास निवासियों के लिए एयर कंडीशनिंग इकाइयों पर लाखों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। हालांकि ये एक अच्छा विकल्प नहीं है, क्योंकि एयर कंडीशनर एसी आप लगाएंगे वो भी अंततः तापमान वृद्धि करेगा, क्योंकि उसमें से क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलते हैं। ये जो है पर्यावरण के लिए नकारात्मक प्रभाव ही डालता है, ये भी अंततः तापमान वृद्धि ही करेगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं माना जा सकता है। गर्मी के खतरों के बारे में जागरूकता की जो रणनीति थी उसका एक हिस्सा है। जागरूकता बढ़ाना भूमिका का एक अभिन्न अंग माना गया है और सही भी है। बिना जागरूकता के कोई भी काम कैसे किया जाएगा, जागरूकता बढ़ाना ही चाहिए उस बारे में। जागरूकता फैलाना एक अच्छा स्टेप है। अत्यधिक गर्मी की घटना में खुद का ख्याल रखना वास्तव में सरल है। ये क्रिस्टीना हुइदोब्रो जो है उन्होंने बताया कि गर्मी में अपना ख्याल रखना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। बस करते क्या रहना कि पानी पीते रहें, छाया की तलाश करें, जहाँ छाया हो वहाँ खड़े रहें, धूप में ना खड़े रहें, और रेस्ट करें, आराम करें। ये बताया उन्होंने। ये सारी चीज़ें यार देखो, हम लोग के बड़े बुजुर्ग जो हैं, बाबा दादा नाना नानी, ये सब पहले से बोलते रहे कि पानी पीते रहना चाहिए। और वैसे भी आपको भी पता है कि पानी अपनी बॉडी का 75%, 70 से 75% जल से बना है। तो पानी तो अति आवश्यक है, उसके बिना कैसे चलेगा। और फिर गर्मी में पसीना भी बाहर आ जाता है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। इसलिए पानी हमेशा पीते रहना चाहिए। यही चीज़ ये सारे लोग बताने के लिए इनकी पोस्ट क्रिएट कर दी गई रही है। देख रहे हो, जो चीज़ हम लोग को फ्री में बताते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, हम सीरियस नहीं लेते, उनको मजाक में लेते, वही चीज़ बताने के लिए अब एक जॉब क्रिएट की जा रही है बड़े बड़े देशों में, बड़े बड़े शहरों में, जिनको विकसित शहर कहते हैं, विकसित देश कहते हैं। वहाँ पे तीसरी कड़ी, शहर में अधिक हरे भरे स्थान बनाकर शहर को उच्च तापमान की नई वास्तविकता के अनुकूल बना रही है। यानी शहरों को जो है हरे भरे स्थान बनाया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाएं और उनको तापमान की नई वास्तविकता के अनुकूल बनाया जाए। जो तापमान बढ़ रहा है उसके प्रति इनको संवेदनशील बनाया जाए, उनको देखा जाए कि इसको मैनेज करे शहर किसी भी तरीके से। सेंटियागो ने शहर भर में 30,000 पेड़ लगाने और शहरी बुनियादी ढांचे के हिस्से के रूप में पेड़ों का इलाज करने वाली रणनीति विकसित करने के लिए अभी एक शहरी वनीकरण योजना शुरू की है। यार मिला जुला के सब वनीकरण या पौधे लगाओ, उसी पे फोकस कर रहे हैं। ये चीज़ हम लोग को कब से शुरू से बोली जाती है, पौधे लगाओ, ये फल देंगे, छाया देंगे, लकड़ी देंगे, तब हम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। अब जब तापमान वृद्धि होने लग गई है, हीट वेव जैसा नया कॉन्सेप्ट आ गया जिससे लोगों की मौत होने लगी, तब अब सब पेड़ की तरफ भाग रहे हैं। विकास के पीछे पहले पेड़ को काट दिए, जंगलों को ख़त्म कर दिए, अब जब दिक्कत हो रही तब फिर से उसी की तरफ भाग रहे हैं। तो अच्छा स्टेप है पेड़ पौधे लगाना।
आप लोग को भी जब भी मौका मिले तो एक आध पेड़ पौधे ज़रूर लगाइए। नेक्स्ट पॉइंट है कि सैंटियागो, चिली की राजधानी सैंटियागो, 33 पॉकेट फॉरेस्ट। पॉकेट फॉरेस्ट क्या होता है? कि जैसे कोई जगह मान लीजिए, पर्टिकुलर ये जगह है, ये मान लीजिए हॉस्पिटल है, इसके आसपास 4-6 पेड़ लगा दिए जाएँ, यहाँ पे इस तरीके से 4-6 पेड़ पौधे लगा दिए जाएँ। अब ये क्या हो जाएगा कि ये छाया देगा यहाँ पे इस इलाके में, तो आप इसके नीचे बैठ करके भाई रेस्ट कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, प्राकृतिक वातावरण का आनंद ले सकते हैं। तो ये पॉकेट फॉरेस्ट है। इस तरीके से 33 पॉकेट फॉरेस्ट लगाए, जिसमें स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं के पास लगाने को प्राथमिकता दी जाएगी। ये अमेरिका और यूरोप में विकसित किए जा रहे वातानुकूलित शीतलन केंद्रों का विकल्प है। यानी अमेरिका, यूएसए और यूरोप में जो शीतलन केंद्र विकसित किए जा रहे हैं उसके विकल्प के तौर पर ये 33 पॉकेट फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट लाया गया है। आइए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स का विरोधाभास, इसका नया रास्ता। एक्चुअली जो ये आर्टिकल छपा था हिंदू में, इसमें बताया गया कि ब्रिक्स का क्या है, कैसे उसका राइज हुआ, कैसे उसका उदय हुआ, कैसे वो अपनी प्रासंगिकता होता जा रहा है, क्या उस इशू है, उस बारे में है। तो पहले थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। ब्रिक्स जो है वो जिम ओ'नील, ये अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे, उनकी अवधारणा थी। एक्चुअली BRIC जो विश्व की उभरती अर्थव्यवस्थाएं थी, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, इनको मिला करके एक ग्रुप बनाया जाए, एक समूह बनाया जाए। ये जिम ओ'नील के मन में आया था, इन्होंने अपने लेख में पब्लिश किया था। और इसके 2 देश, किसके, ब्रिक्स के, जो ये ब्रिक है, इसके 2 देश भारत यानी इंडिया और ब्राज़ील, ये दोनों मिल करके साउथ अफ्रीका के साथ 2003 में IBS से बना लिए। इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका त्रिपक्षीय समूह बना लिए। चाइना भी इसमें शामिल होना चाहता था, लेकिन इंडिया और ब्राज़ील ने साफ कह दिया कि इसमें वही देश शामिल होंगे जो लोकतांत्रिक हैं। इस तरीके से चाइना का रास्ता बंद हो गया। फिर चाइना ने अपना तुर्क-इक्का खेला और इसने दिमाग लगाया और ब्रिक में साउथ अफ्रीका को लेके आ गया। और धीरे धीरे ब्रिक में जो है, धीरे धीरे ब्रिक का प्रभुत्व बढ़ता गया और IBS से इसका जो प्रभुत्व घटता गया, क्योंकि ब्रिक टाइम टू टाइम मीटिंग करता था, चीज़ों में पार्टिसिपेट करता था, चीज़ों को देखता था। IBS से धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। तो इसी के ऊपर यह आर्टिकल है। IBS से 2011 से सबमिट नहीं कर सका है। सोचिए 2011 और आज 2023 चल रहा है, यानी लगभग 12 साल से हो गया है, अभी तक IBS की सबमिट नहीं हो पा रही है। जबकि ब्रिक्स ये 13 वर्ष में 14 सबमिट कर चुका है। 13 साल में 14 सबमिट, यानी हर वर्ष 1 सबमिट और किसी वर्ष 1-2 सबमिट भी कर लिया है। तो जाहिर सी बात है, जो लगातार मिलते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी वर्तमान मुद्दों पे, आपसी सहयोग पे, आर्थिक सामाजिक विषयों पे, पर्यावरणीय मुद्दों पे, तो उनका जो है अस्तित्व बचा रहेगा। जो 12 साल तक जिनकी सबमिट ही नहीं मिलेगा ही नहीं, तो उनका अस्तित्व बचा रहेगा। ब्रिक्स जो है भू राजनीतिक, जियोपॉलिटिकल और आर्थिक दोनों मुद्दों को लेकर चलता है। आर्थिक स्तर पर इसने न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है, ये ब्रिक्स समूह का बैंक है। इसने NDB, इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म, NDB ने $32.8 बिलियन 96 अलग अलग परियोजनाओं में लगाया हुआ है। 19 देश इस समय ब्रिक्स ज्वाइन करने की लाइन में लगे हुए हैं, दौड़ में, जिसमें तुर्की, सऊदी अरब, US, UAE, मोरक्को, मैक्सिको अर्जेंटीना आदि देश हैं। इस समय ये सब ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। उसके पीछे 2-3 वजह हैं। जैसे पहले ये है कि इन लोग को अपने अस्तित्व का खतरा है, ऐसा ना हो कि हम लोग कहीं पहचान ना जाए, समाज से अलग कटे पड़े रहें। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इनकी पहचान बढ़ेगी ब्रिक्स में आने से, क्योंकि यहाँ पे इंडिया भी है, चाइना भी है, रसिया भी है, तो ये सब उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, मजबूत देश हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि मल्टीपोलर नेशनल बन रहा है, यानी इंटरनेशनल लेवल पे पहले जैसे शीत युद्ध तक ये था कि एक तरफ रसिया था और एक तरफ यूएसए था, बाकी सारे देश या तो इनके समर्थन में थे या तो इनके अपोज में थे। कुछ देश यूएसए की तरफ थे, कुछ देश रसिया की तरफ। लेकिन अब जो है वो बहुपक्षीय बन गया, बहुराष्ट्रीय बन गया है ये दुनिया। चाइना भी है, इंडिया भी है, यूएसए भी है, रसिया भी है, इस तरीके के बहुत सारे देश उभर के आए, जापान हो गया। तो इस तरीके के बहुत सारे देश उभर करके आ रहे हैं, तो इनको अपना अस्तित्व भी बचाए रखना है। इसलिए
अगली ब्रिक्स मीटिंग अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है। देखिए कब होती है, अभी तो हो नहीं रही है, लेकिन ये अगस्त में दक्षिण अफ्रीका में प्रस्तावित है अभी। ये ब्रिक्स जिसका एक्रोनिम दिया है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। थोड़ा सा ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं। वैश्विक आबादी के 41% का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो विश्व की पूरी जनसंख्या है उसका 41% ब्रिक्स समूह में है। वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का, वैश्विक जीडीपी का 24% का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स। और वैश्विक व्यापार का 16% का प्रतिनिधित्व ब्रिक्स करता है। यानी जितना भी दुनिया में व्यापार होता है, या मान लीजिए दुनिया में 100 रुपये का व्यापार था, तो उसमें से 16 रुपये का व्यापार जो है वो ब्रिक्स देशों द्वारा ही किया जाता है। ब्रिक्स की चर्चा वर्ष 2001 में, वही ये पहले जिक्र किया जा चुका है कि वर्ष 2001 में जिम ओनिल जो अर्थशास्त्री थे उनके द्वारा इसका वो विचार दिया गया था। और उस समय की उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, इनको लेकर के इसका विचार दिया गया था। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वर्ष 2009 में रूस के एकतेरिनबर्ग में हुआ था। यानी पहला ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन जो है वो 2009 में हुआ था, रूस में हुआ था। इसको याद रखें, कभी कभी पूछ लेता है कि इस संगठन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो उसको ध्यान में रखेंगे कि पहला जो है वो रूस में हुआ था। और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई थी। यानी जब पहली बार ये लोग मिले थे ब्रिक्स के सदस्य, तो किस बारे में चर्चा हुई थी, तो वैश्विक वित्तीय व्यवस्था जो है फिनांस से रिलेटेड, उसकी चर्चा हुई थी। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। और मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। यानी साउथ अफ्रीका जो है वो 2011 में जब चीन में हो रही थी ब्रिक्स की बैठक, तब उसमें भाग लिया था और वहीं से इसका सदस्य बन गया था। तभी से ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स से ब्रिक्स। ये ब्रिक सदस्य हो गए। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो ऊपर जिक्र किया गया एक स्लाइड में है, पीपीटी इमेज के रूप में है। इसको आप अपने पास सेव रख सकते हैं, इससे फ़ायदा होगा। जैसे 42%, वहाँ पे 41 दिया गया था, वो लगभग इतना होता है, 41-42, 1-2% इधर चलता है। तो 42% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, 23% जीडीपी का करता है विश्व के, 17% वैश्विक व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स, 26.6% जो भूमि क्षेत्र है विश्व का, जो जितना भी भूमि है उसका 26.6% ब्रिक्स में पाया जाता है। 13.2% मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है ब्रिक्स। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये ब्रिक्स संगठन का बैंक है। ये विभिन्न परियोजनाओं में सदस्य देशों में इन्वेस्ट करता है, कि परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करता है। इसका स्थापना वर्ष 2012 जब नई दिल्ली में इसकी बैठक हुई थी, ब्रिक्स की चौथी थी। 2012 में नई दिल्ली में आयोजित चौथे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ साथ विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना पर विचार किया गया था। यानी ये जो सदस्य देश हैं, इसके अलावा विकासशील देश जो हो गए, और इसके अलावा उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं जो, उनमें विकास परियोजनाओं को फिनांस करने के लिए, उन वित्त देने के लिए एनडीबी की स्थापना का विचार रखा गया था 2012 में नई दिल्ली में, जब ब्रिक्स की बैठक हो रही थी, चौथी बैठक थी। 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये जब 2014 में ब्राज़ील में बैठक चल रही थी ब्रिक्स की, तब वहीं पे एनडीबी की स्थापना के लिए सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर किया, और वहीं पे कह सकते हैं एनडीबी की स्थापना हुई। फोर्टालेजा घोषणा में कहा है कि एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग मजबूत करेगा और वैश्विक विकास के लिए बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों को पूरा करके अस्थायी और संतुलित विकास में योगदान देगा। यानी ये सदस्य देशों के साथ साथ और भी अन्य देश जो हैं, बहुपक्षीय समूह जो हैं, क्षेत्रीय वित्तीय संस्थान जो है, उनके साथ भी समन्वय करेगा, उनको साथ लेकर के चलेगा। एनडीबी के संचालन के प्रमुख क्षेत्र हैं स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, अवसंरचना, सिंचाई, अस्थायी शहरी विकास और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग। यानी एनडीबी का जो प्रमुख क्षेत्र है, किस किस में प्रमुखतः फिनांस करेगा, वित्त देगा, या किस किस में सहायता करेगा, तो स्वच्छ ऊर्जा हो गया, क्लीन एनर्जी, परिवहन हो गया, और संरचना हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई,
अस्थायी शहरी विकास हो गया, और सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को लेकर के करेगा। एनडीबी सभी सदस्य देशों के समान अधिकार के साथ ब्रिक्स सदस्यों के बीच एक परामर्श तंत्र पर काम करता है। यानी एनडीबी में जो निर्णय होता है, सभी सदस्य देश जो इसके पाँचों हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सबके पास समान अधिकार है। ये नहीं कि किसी के पास वीटो है या किसी एक के पास वीटो है या दो के पास वीटो है तो उन्होंने वीटो कर दिया और काम नहीं होगा, ऐसा नहीं। यहाँ जो भी निर्णय लिया जाएगा बहुमत के आधार पर लिया जाएगा, और पांचों सदस्यों के पास समान अधिकार हैं, पांचों के पास वीटो पावर है और पांचों के पास नहीं भी है, कह सकते हैं। क्योंकि जब किसी एक के वो नहीं है वीटो, तो क्या उसमें वीटो पावर कहाँ से आ गई? सभी के पास समान अधिकार है। और एनडीबी का मुख्यालय शंघाई में है। शंघाई कहाँ है? चाइना में। तो एनडीबी का मुख्यालय शंघाई में। आज का वन लाइनर स्पेशल फॉर प्री, एक्चुअली वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं या स्टेट पीएससी जो होती है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। भारतीय रेल ने बांग्लादेश को 20 ब्रॉड गेज इंजन सौंपे, ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ इसको याद रख सकते हैं। जैसे मेंस में हो गया, यूपीएससी के मेंस में, पीसीएस के मेंस में, आप इसको फैक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। जहाँ अगर मान लीजिए भारत बांग्लादेश रिलेशन की बात आती है, भारत बांग्लादेश संबंधों की बात आती है, तो वहाँ पे आप इस पॉइंट को ऐड कर सकते हैं कि 20 ब्रॉड गेज इंजन भारत द्वारा बांग्लादेश को सौंपे गए। संसदीय कार्य मंत्रालय 24 से 25 मई 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेशनल ई विधान एप्लीकेशन पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करेगा। कहाँ करेगा? नई दिल्ली में। कौन करेगा? संसदीय कार्य मंत्रालय। बस इतना याद रखेंगे। जन जैव विविधता रजिस्टर को अद्यतन क्या होता है? नया करने के लिए, रिन्यू करने के लिए, वह सत्यापन करने के लिए गोवा में राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया। कहाँ पे? तो गोवा में, ये याद रखेंगे। राजीव चंद्रशेखर, ये कौन है? इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री से रिलेटेड है। राजीव चंद्रशेखर ने मुंबई में डिजिटल इंडिया अधिनियम के सिद्धांतों पर डिजिटल इंडिया संवाद इसका आयोजन किया। कहाँ पे किया? मुंबई में किया, इतना याद रखेंगे। मलेशिया में, कहाँ पे? तो मलेशिया में लैंगकावी अंतर्राष्ट्रीय मेरीटाइम और एरोस्पेस प्रदर्शनी 2023, इतना पॉइंट आउट कर लें। अंतर्राष्ट्रीय मेरीटाइम और एरोस्पेस प्रदर्शनी 2023 में भारतीय प्रतिनिधि जो थे उन्होंने अपर सचिव रक्षा उत्पादन के नेतृत्व में भाग लिया। मलेशिया गए। भगवंत खूब, ये खूब उस वाले सेंस में नहीं है, इनका नाम है भगवंत खूब, नई दिल्ली में रसायन और पेट्रो रसायन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। तो ये याद रखेंगे कि नई दिल्ली में रसायन और पेट्रो रसायन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ऐसे ही हो जाता है। भगवंत खूब करेंगे इसका उद्घाटन। महाराष्ट्र सुशासन विनियमों को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इटालियन ओपन में डेनियल मेदवेदेव ने अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब जीता। ये जो टेनिस के चारों कोर्ट है ना, यूएस हो गया, यूएस कोर्ट हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विम्बल्डन हो गया, तो ये फ्रेंच हो गया। ये जो चारों ओपन है ये अलग अलग कोर्ट पे खेले जाते हैं। तो इसी में से एक है क्ले कोर्ट, कोई सॉफ्ट कोर्ट पे खेला जाता है, कोई ग्रास कोर्ट पे। तो ये जो क्ले कोर्ट है, इसमें जो है पहला खिताब, क्ले कोर्ट का पहला खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने अपने कैरियर का। किस में जीता है? तो इटालियन ओपन में। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।